हाँ जी। आज हम 12th क्लास की लास्ट यूनिट शुरू कर रहे हैं और उस यूनिट का नाम है इकोलॉजी। हिंदी में आप उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। इस इकोलॉजी यूनिट के अंदर आपके 3 चैप्टर दे रखे हैं। एक तो है जीव और समष्टियां, दूसरा है पारितंत्र इकोसिस्टम और तीसरा है जैव विविधता एवं संरक्षण। ठीक है, उनमें से हम एक आज 11वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है जीव और समष्टियां। ये इकोलॉजी यूनिट का टॉपिक है। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं वो यूनिट है इकोलॉजी। इकोलॉजी हिंदी में इसको पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, अब ये इकोलॉजी क्या है तो इसके बारे में 2-3 बातें पहले पढ़ लेते हैं, फिर इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए इकोलॉजी है, इकोलॉजी के अंदर आप करते क्या है, इकोलॉजी के अंदर आप किसका अध्ययन करते हैं वो बात पहले बता देता हूं मैं आपको। तो कोई भी जो जीव होता है, कोई भी जीव जैसे हम हैं और पेड़ पौधे हैं, गाय है, भैंस है, सब जीव है। इन जीव का पर्यावरण के साथ क्या संबंध होता है, इन के संबंधों का अध्ययन जो किया जाता है वो किस ब्रांच के अंदर किया जाता है, इकोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो पहला बिंदु आपको क्लियर हो गया क्या कि इकोलॉजी, इकोलॉजी के अंदर किसी भी जीव का उसके पर्यावरण के साथ क्या संबंध होता है, इन संबंधों का अध्ययन जिस शाखा के अंदर करते हैं उस शाखा को कहते हैं हम इकोलॉजी, और इकोलॉजी को हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे की बात करें तो देखिए जीव, यहाँ पर एक शब्द आया जीव और यहाँ पर एक शब्द आया पर्यावरण। इन शब्दों को ध्यान से सुनिए। जीव का मतलब होता है पर्यावरण के अंदर जितने भी जीवित अवस्था में जो घटक है, जीवित अवस्था में वो सारे के सारे क्या होते हैं, जीव होते हैं, वो सारे जीव होते हैं। और पर्यावरण के अंदर आप देखेंगे तो 2 घटक मिलते हैं आपको। आपने छोटी क्लासों के अंदर नाम सुने होंगे सजीव और निर्जीव, वही आज हम पढ़ेंगे, उनको अलग नाम से पुकारेंगे हम। जितने भी सजीव घटक होते हैं उनको कहेंगे आप जैविक घटक, और पर्यावरण के अंदर दूसरा घटक मिलता है जिसे हम कहेंगे निर्जीव, या हम इस 12th क्लास के अंदर शब्द यूज में लेंगे अजैविक घटक। ठीक है, तो देखिए जीव, पर्यावरण के अंदर जितने भी जीवित अवस्था में जो चीजें हैं, जो घटक है जीवित अवस्था में वो जीव है। और पर्यावरण के अंदर 2 घटक देखने को मिलते हैं, एक होते हैं सजीव घटक और एक होते हैं निर्जीव घटक। सजीव को हम कहेंगे जैविक और निर्जीव को कहेंगे अजैविक घटक। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब थोड़ी सी बातें आगे की करते हैं। तो जो ये इकोलॉजी है, पहला बिंदु आपको ये याद रखना है, दूसरा बिंदु याद रखना है ये वाला। इकोलॉजी है, ये इकोलॉजी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन सी भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक भाषा के 2 शब्द थे, और उन 2 शब्दों को हम ध्यान से सुनिए। तो पहला एक शब्द आता है आइकॉन्स और दूसरा आता है लोगोस। ठीक है, आइकॉन्स, ये जो आइकॉन शब्द है, एक तो शब्द ये और दूसरा होता है लोगोस। इन 2 शब्दों से मिलकर बना है इकोलॉजी शब्द, जिनमें से जो आइकॉन शब्द है इसका अर्थ होता है हैबिटेट यानी आवास, हैबिटेट, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी करना, टू स्टडी। क्लियर है यहाँ तक। तो 2 पॉइंट यहाँ तक नोट कीजिए आप। सबसे पहले कि इकोलॉजी, इकोलॉजी के अंदर किसी भी जीव का उसके पर्यावरण के साथ क्या संबंध होता है उनका अध्ययन करेंगे। एक शब्द है जीव, तो जीव का मतलब है इस पर्यावरण के अंदर जितने भी जीवित घटक हैं जो जीवित अवस्था में है वो सारे जीव होते हैं। और पर्यावरण है, पर्यावरण के अंदर 2 घटक देखने को मिलते हैं, एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। सजीव को हम क्या कहेंगे, जैविक घटक, और निर्जीव को क्या कहेंगे, अजैविक घटक। फिर हमने बात की इकोलॉजी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, इन दोनों शब्दों का मतलब है हैबिट और टू स्टडी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब तीसरी बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि जो इकोलॉजी है ये शब्द किसने दिया, तो ये शब्द देने वाले थे हैकल। कौन थे, हैकल। इकोलॉजी शब्द देने वाले कौन थे, हैकल थे। लेकिन इकोलॉजी के पिता किसे कहते हैं, याद रखना, फादर ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी के जनक या पिता, फादर ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी के पिता है भाई साहब ओडम। कौन है, ओडम। और तीसरा एक शब्द है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, भारतीय पारिस्थितिकी के पिता, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, वो है आपके सामने रामदेव मिश्रा, रामदेव मिश्रा। ठीक है, क्लियर है क्या। ये बेसिक बात आपको सारी याद रखनी है कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया, हैकल ने दिया। इकोलॉजी के पिता कौन है, तो वो ओडम है, और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, भारतीय पारिस्थितिकी के पिता है रामदेव मिश्रा। क्लियर है।
यहां तक फटाफट नोट कीजिए, फिर हम आगे शुरू करते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हो गया? अब देखिए आगे की बातें करते हैं, मिटा दो अब। अभी आपने कहा कि जो पर्यावरण है और जो जीव है, इनका अध्ययन हम इकोलॉजी के अंदर करेंगे। मतलब जीव का इस पर्यावरण के साथ क्या संबंध होता है, उन संबंधों का अध्ययन हम इकोलॉजी के अंदर करते हैं। तो थोड़ी सी बातें मैं आपको पर्यावरण के बारे में बता देता हूं पहले, कि जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण के अंदर अभी अभी मैंने बताया कितने घटक होते हैं, 2 घटक होते हैं। ठीक है, पर्यावरण के अंदर कितने घटक होते हैं, 2 घटक होते हैं। पहला होता है जैविक घटक। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए। जैविक घटक, जैविक घटक मतलब जितने भी सजीव है वो सारे जैविक घटक में आ जाएंगे। और दूसरा एक घटक होता है जिसका नाम होता है अजैविक घटक। जितने अभी निर्जीव है वो सारे के सारे अजैविक घटक में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां से एक प्रश्न इंपोर्टेंट बनता है कि निम्न में से अजैविक घटक नहीं है, या निम्न में से जैविक घटक है, निम्न में से अजैविक घटक है, निम्न में से जैविक घटक नहीं है। 4 तरह के प्रश्न है। पहले एक बार ध्यान से सुनिए कि पर्यावरण के अंदर 2 घटक देखने को मिलते हैं। एक होता है जैविक घटक जिसे आप सजीव भी कहेंगे, और एक होता है अजैविक घटक जिसे आप निर्जीव भी कहेंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी बातें करते हैं। हम चैप्टर शुरू करेंगे जीव और समष्टियां, 11वां चैप्टर। उसमें हम देखेंगे अजैविक घटकों के बारे में। ठीक है, कौन कौन से अजैविक घटक होते हैं। और चैप्टर नंबर 12वां पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं पारितंत्र हिंदी में, और इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं। उसमें हम अध्ययन करेंगे जैविक घटकों का। तो मैं यहाँ पर आपको दोनों घटकों के बारे में कंप्लीट एक बार बता देता हूँ। अजैविक घटक की बात करें तो देखो, अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है प्रकाश होता है, मृदा होती है, तापमान होता है, वायु होती है, और जल होता है। ये है सारे के सारे निर्जीव घटक या अजैविक घटक। 5 अजैविक घटक होते हैं पर्यावरण के अंदर। प्रकाश है, मृदा है, तापमान है, वायु है, जल है। ठीक है, अब थोड़ी सी बातें करते हैं जैविक घटक की। तो जैविक घटकों को वापस 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैविक घटक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ध्यान से सुनिए। पहले आते हैं उत्पादक, प्रोड्यूसर, उत्पादक। दूसरा आते हैं उपभोक्ता, इंग्लिश में इसको कहते हैं कंज्यूमर, उपभोक्ता। और तीसरे घटक आते हैं अपघटक। ठीक है, तो जैविक घटक वापस 3 प्रकार के। एक उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सारे उत्पादक होंगे। उपभोक्ता, कंज्यूमर, उनको खाने वाले। और लास्ट में आते हैं अपघटक। इनमें से जो उत्पादक है वो वापस 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनिए। उत्पादक 2 प्रकार के वापस। एक होते हैं स्वपोषी, जिसमें मोस्टली पेड़ पौधे आएंगे और कुछ बैक्टीरिया आएंगे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और दूसरे आते हैं रसायन पोषी, जो रसायनों के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, रसायन पोषी। ठीक है, उपभोक्ता को हम वापस बांटे हैं तो 3 प्रकार के होते हैं उपभोक्ता भी। कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान से सुनिए। एक उपभोक्ता आते हैं जो सबसे पहले होते हैं, उनको कहेंगे प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। इसके बाद में आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, और तीसरे नंबर पर आते हैं तृतीयक उपभोक्ता। इनको हम सर्वोच्च उपभोक्ता भी कह सकते हैं, सर्वोच्च उपभोक्ता। क्लियर है यहां तक? यहां तक एक बार आप चार्ट को नोट कर लीजिए, फिर आगे शुरू करते हैं। देखिए, हमने कहा कि पर्यावरण है, इस पर्यावरण के अंदर 2 घटक देखने को मिलते हैं। पहला होता है सजीव, या जिसे हम कहेंगे जैविक घटक, और दूसरा होता है निर्जीव, जिसे कहेंगे अजैविक घटक। जैविक घटक आपके सामने वापस 3 प्रकार के होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर। ठीक है, उत्पादक वापस 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और रसायन पोषी। और उपभोक्ता वापस 3 प्रकार के होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता को आप सर्वोच्च उपभोक्ता भी कह सकते हो। और लास्ट में आता है अपघटक। अजैविक घटक प्रकाश है, मृदा है, तापमान है, वायु है, जल है। अब प्रश्न कैसे पूछेंगे, प्रश्न पूछ सकते हैं आपको निम्न में से अजैव घटक नहीं है।
3 यहां से दे देंगे, 1 यहां से दे देंगे। तो आपको अगर नाम पता होंगे तो आप इजीली प्रश्न को कर सकते हैं। फिर प्रश्न पूछ ले कि निम्न में से जैविक घटक नहीं है, तो 3 ये दे देंगे, 1 वहां से दे देंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से जैविक है और कौन से अजैविक है। ठीक है, क्लियर है। अब आप चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर में पहला बिंदु आपको मैंने बता दिया इकोलॉजी का परिचय, दूसरी बात बता दी मैंने पर्यावरण के अंदर कौन से घटक होते हैं, दोनों घटकों के बारे में बता दिया। अब मेन चीज तीसरा बिंदु शुरू करते हैं। 4 शब्द है, 4 शब्द हैं। कौन कौन से शब्द है, ध्यान से सुनिए। एक शब्द है जीव, एक शब्द है समष्टि, एक शब्द है जैव समुदाय और एक शब्द होता है जीवोम। कौन कौन सा शब्द है, ध्यान से सुनिए वापस। पहले एक शब्द आएगा जीव, दूसरा एक शब्द आएगा आपके सामने समष्टि, तीसरा एक शब्द आएगा आपके सामने जैव समुदाय, और चौथा आपके सामने एक शब्द आएगा जीवोम। याद रहे मैं जीवोम बोल रहा हूं, जीनोम नहीं बोल रहा हूं। एक शब्द पढ़ेंगे आप जीनोम, देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, एक शब्द पढ़ेंगे आप जीनोम। ये जीनोम अलग होता है और जीवोम अलग होता है, ध्यान रखना। जीनोम जो शब्द है ये आप पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर। एक चैप्टर है आपके सामने वंशागत या विविधता के सिद्धांत, उस चैप्टर के अंदर आप जीनोम पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर मैं बात करूंगा जीवोम की। तो जीवोम अलग चीज है, जीनोम अलग चीज है, दोनों के अंदर कंफ्यूजन मत रखना। अब हम 4 शब्दों की चर्चा कर ले पहले कि जीव क्या है, समष्टि क्या है, समुदाय क्या है और जीवोम क्या है। देखिए जीव, अभी अभी मैंने पहले बता दिया कि इस पर्यावरण के अंदर जितने भी जीवित अवस्था में जो घटक उपस्थित है, जीवित अवस्था में जो घटक उपस्थित है वो सारे के सारे क्या है, जीव है। ठीक है, पर्यावरण में उपस्थित जितने भी जीवित अवस्था में घटक उपस्थित हैं वो सारे जीव होते हैं। समष्टि क्या होती है, तो समष्टि होती है एक ही प्रजाति के समूह, एक ही प्रजाति के समूह, एक ही प्रजाति के समूह, एक ही प्रजाति के समूह कहलाते हैं आपके सामने समष्टि। ठीक है, जैव समुदाय क्या है, तो अनेक प्रकार की प्रजातियां, अनेक प्रजातियों के समूह, अनेक प्रजातियों के क्या होते हैं ये समूह। जैसे जितने भी प्लांट्स हैं उनके लिए पादप समूह, पादप समुदाय, जितने भी जीव है उनके लिए जीव समुदाय, जितने भी सूक्ष्म जीव है उनके लिए सूक्ष्म जीव समुदाय। तो अनेक प्रजातियों के समूह जैव समुदाय कहलाते हैं। जैसे सूक्ष्म जीव समुदाय, सूक्ष्म जीव समुदाय, इसमें सारे सूक्ष्म जीव इंक्लूड है। प्राणी समुदाय, प्राणी समुदाय, पादप समुदाय, ये सारे इसमें रहेंगे। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए, क्लियर है। अब बात आती है जीवोम की। तो जीवोम क्या होते हैं, तो जीवोम होते हैं एक ही क्षेत्र की समान जलवायु में रहने वाले जीव। एक क्षेत्र की, एक ही क्षेत्र की, एक ही क्षेत्र की समान जलवायु में रहने वाले जीव, एक क्षेत्र की समान जलवायु में रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं, जीवोम कहलाते हैं। तो ये 4 शब्द आपके सामने है। एक शब्द है जीव, एक शब्द है समष्टि, एक शब्द है जैव समुदाय और एक शब्द है जीवोम। जीव क्या है, तो इस पर्यावरण के अंदर जितने भी जीवित अवस्था में जो घटक उपस्थित है उन्हें आप जीव कहेंगे। समष्टि किसे कहेंगे, तो एक ही प्रजाति के समूह को आप समष्टि कहेंगे। समुदाय किसे कहते हैं, तो अनेक प्रजातियों के समूह, जैसे सूक्ष्म जीवों के लिए सूक्ष्म जीव समुदाय, प्राणियों के लिए प्राणी समुदाय, पादपों के लिए पादप समुदाय। जीवोम तो एक क्षेत्र की समान जलवायु में रहने वाले जीव जीवोम कहलाते हैं। याद रखना मैं जीवोम की कह रहा हूं, जीनोम अलग होता है, जीवोम अलग होता है। क्लियर है यहां तक। अब आगे नया टॉपिक शुरू करेंगे, चौथा बिंदु जिसे हम कहेंगे समष्टि वृद्धि। यहां तक नोट हो गया, कर लिया नोट, चलिए आगे। अब हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं एक नया, समष्टि वृद्धि। समष्टि वृद्धि कैसे होती है, समष्टि वृद्धि है क्या, और कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो समष्टि के अंदर वृद्धि करवाते हैं, और कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिसकी कमी होने से समष्टि में वृद्धि होती है। तो
तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जिसका नाम है समष्टि वृद्धि। हमेशा याद रखना किसी भी जाति के लिए समष्टि का आकार जो होता है वो हमेशा स्थिर नहीं रहता है, स्टैटिक नहीं रहता है, वो समय समय पर बदलता रहता है। अब आप कहेंगे क्यों बदलता रहता है? तो देखो कई कारण हो सकते हैं, जैसे भोजन की उपलब्धता है, परभक्षण है, मौसमी परिस्थितियां है, उनकी वजह से समष्टि का जो आकार है वो हमेशा स्थिर नहीं रह पाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मैं कह रहा हूँ किसी भी समष्टि का जो आकार होता है, किसी भी जीव की समष्टि का, ऐसे लिख लेते हैं, किसी भी जो जीव है उस जीव की जो समष्टि है, जीव की समष्टि का जो आकार है, आकार वो स्थिर नहीं रहता है, स्थिर नहीं रहता है। अब आप कहेंगे क्यों स्थिर नहीं रहता है? तो अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे एक हो सकता है भोजन की उपलब्धता, भोजन की वजह से, परभक्षण, जीवों को मारकर खत्म कर देना, परभक्षण, ठीक है। कई मौसमी परिस्थितियां भी हो सकती हैं, मौसमी परिस्थितियां, इनके कारण जीवों का जो आकार है वो हमेशा स्थिर नहीं रह पाता है, ठीक है। अब आगे की बात करें तो जो समष्टि का जो घनत्व है वो 4 मूलभूत कारकों पर निर्भर करता है। अब 4 मूलभूत कारक कौन कौन से? तो देखिए, एक आता है जन्म दर, जन्म दर, एक आता है मृत्यु दर, एक आता है आप्रवासन, और एक कारक आता है उत्प्रवासन। ये 4 मुख्य कारक होते हैं जो समष्टि के घनत्व को बढ़ाते भी हैं और घटाते भी हैं। इन 4 मेन चीजें याद रखना, जन्म दर, मृत्यु दर, आप्रवासन और उत्प्रवासन। अब एक एक की बात करें तो सबसे पहले जन्म दर की बात करें तो जन्म दर क्या होती है? आप सभी को पता है कि एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर जन्म लेने वाले जीवों की संख्या, एक निश्चित समय अवधि के दौरान जीवों के द्वारा जन्म लेने की जो दर होती है वो जन्म दर है। मृत्यु दर, एक निश्चित समय अवधि के दौरान मरने वाले जीवों की संख्या, मृत्यु दर है। तो इनके अंदर तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जन्म दर क्या है? तो निश्चित समय अवधि में, याद रखना ये परिभाषा आपको रटनी पड़ेगी, निश्चित समय अवधि में, निश्चित समय अवधि में जन्म लेने वाले जीवों की संख्या, जन्म लेने वाले जीवों की संख्या, निश्चित समय अवधि में जन्म लेने वाले जीवों की संख्या क्या कहलाती है? जन्म दर। क्लियर है? इसका जस्ट उल्टा मृत्यु दर क्या होगी? तो निश्चित समय अवधि में, निश्चित समय अवधि में, निश्चित समय अवधि में मरने वाले जीवों की संख्या, मरने वाले जीवों की संख्या, मृत्यु दर कहलाती है। क्लियर है यहां तक? अब बात आती है आप्रवासन और उत्प्रवासन की, तो पहले यहां तक नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। जन्म दर में याद रखना कि निश्चित समय अवधि में जन्म लेने वाले जीवों की संख्या उसकी जन्म दर है, और निश्चित समय अवधि में मरने वाले जीवों की संख्या उसकी मृत्यु दर है। आप्रवासन का मतलब क्या है? तो देखो इन शब्दों को याद रखना। आ का मतलब होता है आ जाना, आ जाना, ठीक है, याद रखने के हिसाब से कह रहा हूं। उत का मतलब होता है चले जाना, चले जाना, ठीक है, मतलब इसमें जीव कहीं बाहर से आएंगे समष्टि के अंदर, तो ठीक है। तो इसमें एक निश्चित समय अवधि में जो जीव होते हैं वो बाहर से आते हैं, ठीक है, बाहर से आना, बाहर से आना, इससे भी समष्टि के अंदर क्या होगी? वृद्धि होगी। और इसमें क्या होता है कि निश्चित समय अवधि में जीव बाहर जाते हैं, बाहर जाना, ठीक है। तो अब समष्टि के बात करें घनत्व की तो वो 4 मूलभूत कारकों से घटता और बढ़ता रहता है। जन्म दर, जन्म लेंगे तो समष्टि का घनत्व बढ़ेगा, इसका मतलब ये प्लस होगा। मृत्यु दर, मरेंगे तो ये चिन्ह माइनस होगा, कमी होगी। आ रहे हैं बाहर से तो बढ़ेंगे प्लस, और जा रहे हैं तो क्या होगी? माइनस। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको एक चार्ट के रूप में हम बनाएंगे। पहले आपको याद रखना कि समष्टि वृद्धि के अंदर क्या देख रहे हैं हम, कि कोई भी समष्टि के जो जीव होते हैं, किसी भी समष्टि के जो जीव होते हैं उनका आकार होता है वो स्थिर नहीं रहता है, स्टैटिक नहीं रह सकता है।
क्यों? क्योंकि भोजन की उपलब्धता हो सकती है, पर भक्षण हो सकता है, मौसमी परिस्थितियां हो सकती है, इनकी वजह से समष्टि का जो वृद्धि है वो घटती और बढ़ती रह सकती है। ठीक है, फिर याद रखना समष्टि के घनत्व 4 मूलभूत कारणों से बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। पहला आता है जन्म दर, दूसरा आता है मृत्यु दर, चौथा आता है आप्रवासन और लास्ट में आता है उत्प्रवासन। जन्म दर का मतलब है निश्चित समय अवधि में जन्म लेने वाले जीवों की संख्या, जन्म दर है। मृत्यु दर निश्चित समय अवधि में मरने वाले जीवों की संख्या, उनकी मृत्यु दर है। आप्रवासन इसमें जीव बाहर से अंदर आते हैं जिससे समष्टि के अंदर वृद्धि होती है, और उत का मतलब अंदर से वापस बाहर चले जाते हैं जिससे समष्टि के अंदर कमी आती है। तो प्लस जन्म दर माइनस मृत्यु दर, आप्रवासन प्लस उत्प्रवासन माइनस। अब हम इसको एक चार्ट के रूप में बनाते हैं, मिटा दो, देखिए समष्टि घनत्व, यहां पर लिख रहा हूं मैं समष्टि घनत्व। ठीक है, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए। यहां पर ये हो गया समष्टि घनत्व, यहां पर मैं एक शब्द लिख रहा हूं जन्म दर, बर्थ रेट। ठीक है, यहां पर एक शब्द लिख रहा हूं मैं मृत्यु दर, यहां पर एक शब्द लिख रहा हूं मैं आप्रवासन, यहां पर एक शब्द लिखेंगे हम उत्प्रवासन। ठीक है, अब समष्टि का घनत्व कब कब बढ़ सकता है? तो जन्म दर लेने से समष्टि का घनत्व बढ़ सकता है, मतलब ये प्लस होगा। समष्टि घनत्व कम कब होगा? मृत्यु दर की वजह से, इसका मतलब ये माइनस होगा। बाहर से जीव अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये समष्टि घनत्व बढ़ेगा, प्लस चिन्ह होगा। समष्टि घनत्व कम कैसे होगा? उत्प्रवासन में, क्योंकि अंदर से जीव वापस कहाँ जा रहे हैं? बाहर। तो ये हैं 4 समष्टि के घनत्व, जिनके कारण समष्टि मेन कारक है 4, जिसकी वजह से समष्टि का घनत्व बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। बढ़ेगा किस किस कंडीशन में? आप्रवासन में और जन्म दर की कंडीशन में। घटेगा कब? मृत्यु दर और उत्प्रवासन की कंडीशन में। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद में हम चौथा बिंदु शुरू करेंगे, समष्टि के लक्षण। एक समष्टि के अंदर क्या क्या लक्षण होते हैं वो देखेंगे। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर क्लियर बना हुआ है डायग्राम, वहां से आप बना लीजिए, नहीं बनाए तो यहां से एक बार लिख लीजिए। क्लियर है? चले आगे देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर समष्टि के लक्षण, जिस प्रकार समष्टि के अंदर वृद्धि और कमी 4 कारकों द्वारा निर्भर हो रही थी, वैसे ही समष्टि के जो लक्षण होते हैं वो भी 4 होते हैं। नेक्स्ट बिंदु है समष्टि के लक्षण। समष्टि के लक्षण 4 कारक होते हैं। कितने? 4। पहला आता है इसमें समष्टि घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, समष्टि घनत्व। ठीक है, दूसरा आता है इसके अंदर जन्म दर, और तीसरा आता है इसके अंदर मृत्यु दर, और चौथा आता है इसमें लिंग अनुपात। लिंग अनुपात। ठीक है, अब एक एक को शुरू करते हैं। समष्टि घनत्व क्या होता है? समष्टि घनत्व क्या होता है कि एक स्थान विशेष की क्षेत्रफल इकाई में पाए जाने वाले जीवों की संख्या। परिभाषा याद करनी पड़ेगी आपको। किसी स्थान की किसी स्थान विशेष की एक क्षेत्रफल इकाई में पाए जाने वाले जीवों की संख्या। किसी स्थान विशेष की एक क्षेत्रफल इकाई में पाए जाने वाले जीवों की संख्या क्या कहलाती है? समष्टि घनत्व कहलाती है। क्या कहलाती है? समष्टि घनत्व। ये किसी भी समष्टि का जो समष्टि घनत्व है उसका आधारभूत लक्षण होता है। किसी भी समष्टि का ये क्या होता है? उसका आधारभूत लक्षण होता है। आधारभूत लक्षण होता है। अब समष्टि घनत्व निकालेंगे,
के लिए सूत्र है समष्टि घनत्व बराबर एक क्षेत्र में जीवों की संख्या, एक क्षेत्र में जीवों की संख्या, एक क्षेत्र में जीवों की संख्या बटा इकाई क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल मतलब PD पॉपुलेशन डेंसिटी बराबर N/S। ये इस समष्टि घनत्व का सूत्र होता है, नोट कीजिए यहां तक। समष्टि घनत्व क्या होता है? तो किसी स्थान विशेष की एक क्षेत्रफल इकाई में पाए जाने वाले जीवों की संख्या समष्टि घनत्व कहलाती है। ये किसी भी समष्टि का आधारभूत लक्षण होता है। समष्टि घनत्व बराबर एक क्षेत्र में जीवों की संख्या बटा इकाई क्षेत्रफल PD बराबर N/S। ठीक है, क्लियर है। दूसरा बिंदु अभी अभी बताया, जन्म दर और मृत्यु दर। आपको पहले ही बता दी कि एक निश्चित समय अवधि में जन्म लेने वाले जीवों की संख्या उसकी जन्म दर होगी और एक निश्चित समय अवधि में मरने वाले जीवों की संख्या मृत्यु दर होगी। फिर बात आती है लिंग अनुपात क्या है? तो लिंग अनुपात होता है, लिंग अनुपात का मतलब होता है जैसे नर और मादा का अनुपात, पुरुष और महिलाओं का अनुपात, पुरुष व महिलाओं का अनुपात, पुरुष व महिलाओं का अनुपात, महिलाओं का अनुपात। यह भी एक समष्टि का महत्वपूर्ण लक्षण होता है। ठीक है, यह दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है, लिंग अनुपात। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा कि इकाई जो यूनिट है हमारी वो इकोलॉजी है। इकोलॉजी के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो इकोलॉजी है इसमें हम करते क्या, तो कोई भी जीव और उसके पर्यावरण के साथ उसका क्या संबंध होता है, उन संबंधों का अध्ययन हम इकोलॉजी के अंदर करते हैं। इकोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। आइकॉन्स एक शब्द है जिसका अर्थ होता है टू हैबिटेट और दूसरा शब्द है लोगोस जिसका अर्थ होता है टू स्टडी। फिर हमने कहा कि जीव क्या है, तो जीव इस पर्यावरण के अंदर जितने भी जीवित अवस्था में जो घटक उपस्थित है वो जीव है। पर्यावरण के अंदर दो घटक होते हैं, एक होते हैं जैविक घटक और एक होते हैं अजैविक घटक। जैविक घटक को हम सजीव भी कह सकते हैं और निर्जीव को अजैविक घटक कहेंगे। फिर हमने कहा कि जो जैविक घटक है वो मोस्टली तीन प्रकार के होते हैं, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर और लास्ट में आता है अपघटक। उत्पादक वापस दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और रसायन पोषी। उपभोक्ता वापस तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता को हम सर्वोच्च उपभोक्ता भी कह सकते हैं। लेकिन जो हमारा चैप्टर है 11वां जीव और समष्टियां, उसके अंदर आपको पढ़ने अजैविक घटक। ये जैविक घटक आपके 12वें चैप्टर के अंदर है, इकोसिस्टम के अंदर। अजैविक घटक कौन कौन से हैं? तो प्रकाश है, वायु है, जल है, तापमान है और मृदा है। ये 5 अजैविक घटक होते हैं। इसके बाद में हमने बात की समष्टि वृद्धि। समष्टि की जो किसी भी समष्टि के अंदर जो जीव होते हैं उनका जो आकार होता है वो हमेशा स्थिर नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि जीवों को भोजन की उपलब्धता की वजह से उसका घट बढ़ सकता है, परभक्षण की वजह से जीव घट और बढ़ सकते हैं, समष्टि की वृद्धि कम हो ज्यादा हो सकती है। तीसरा मौसमी परिस्थितियों की वजह से हो सकता है। 4 महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो समष्टि के घनत्व को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, जिसमें हमने पहला देखा कौन सा था? पहला था आपके सामने जन्म दर, दूसरा था मृत्यु दर और तीसरा आपके सामने था आप्रवासन और चौथा था उत्प्रवासन। जन्म दर में हमने क्या देखा कि एक निश्चित समय अवधि में जन्म लेने वाले जीवों की संख्या जन्म दर। मृत्यु दर में एक निश्चित समय अवधि में मरने वाले जीवों की संख्या मृत्यु दर। आप्रवासन एक बाहर से जीव आ रहे हैं, उत्प्रवासन अंदर से जीव वापस बाहर जा रहे हैं। तो जन्म दर से और आप्रवासन से समष्टि के अंदर वृद्धि होगी, बढ़ेगा, समष्टि घनत्व बढ़ेगा और मृत्यु दर और उत्प्रवासन से समष्टि घनत्व कम होगा। इसके बाद में हमने पढ़ा समष्टि के अंदर जो लक्षण है वो मोस्टली 4 होते हैं। पहला होता है समष्टि घनत्व, दूसरा होता है जन्म दर, तीसरा होता है मृत्यु दर और चौथा होता है लिंग अनुपात। समष्टि घनत्व क्या है? तो एक स्थान विशेष की क्षेत्रफल इकाई में पाए जाने वाले जीवों की संख्या समष्टि घनत्व है। समष्टि घनत्व बराबर एक क्षेत्र में जीवों की संख्या बटा इकाई क्षेत्रफल PD बराबर N/S। जन्म दर निश्चित समय अवधि में जन्म लेने वाले जीवों की संख्या जन्म दर होगी। मृत्यु दर निश्चित समय अवधि में मरने वाले जीवों की संख्या मृत्यु दर होगी। लिंग अनुपात यानी पुरुष व महिलाओं का अनुपात। समष्टि का आधारभूत लक्षण कौन सा है? तो समष्टि घनत्व है। दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? तो लिंग अनुपात है। धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वृद्धि वक्र के साथ।